Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Today I'll be discussing about industrialization in India. देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है, कब हमारे देश में लाया गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या क्या फायदे हुए और उसके क्या डिसएडवांटेजेस है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन एज अ नेम सजेस्ट मतलब इंडस्ट्रियों का लगाना, मतलब हमारी इकोनॉमी जो है पहले मोस्टली एग्रीकल्चर बेस्ड हुआ करती थी, जिसको हम शिफ्ट कर रहे हैं कहाँ पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की तरफ हम शिफ्ट कर रहे हैं। सर्विस सेक्टर भी एक तरीके का इंडस्ट्री में ही आता है, क्योंकि कई सारी सर्विस जो होती है वो एक तरीके की इंडस्ट्री, जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री हो गया, ये सब भी जो होता है इकाई में आता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का ही एक पार्ट है। तो मतलब हमें क्या करना है, जो हमारे प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी उसे शिफ्ट करेंगे हम किधर, मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की तरफ। मतलब करेंगे नहीं, कर दिया है हमने, तो उसी को हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें क्या है, दिस इन्वॉल्व्स द लार्ज स्केल प्रोडक्शन, मतलब लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना गुड्स का, कई सारे टेक्नोलॉजी की हेल्प से मैकेनाइज्ड वे में, मतलब हमें क्या करना है, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करवाना है। इंस्टेड ऑफ एग्रीकल्चर हम शिफ्ट किधर के साइड होने की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री की तरफ। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे डिफरेंट पीरियड जो है, कॉलोनियल पीरियड, उसके बाद इंडिपेंडेंस वाला पीरियड, और फिर उसके बाद प्री जो हमारा लिबरलाइजेशन एलपीजी आता है आफ्टर 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म, तीनों एरा के इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखेंगे किस तरीके से हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा। तो कॉलोनियल पीरियड की बात करें तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं था, बट बिगिनिंग हुई थी हमारे यहाँ धीरे धीरे इंडस्ट्रीज के लगने की। तो 1854 में पहली जो है क्या हुई थी, हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब पहली जो कॉटन मिल है वो लगाई गई थी, मतलब पहली कॉटन मिल बनी थी कहाँ पे, मुंबई में। तो मतलब वहाँ से इंडस्ट्री जो है क्या हो जाती है, बनना स्टार्ट हो जाती है। उसके पहले बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री हमारे यहाँ नहीं हुआ करती थी। पहली जो इंडस्ट्री हमारे यहाँ बनती है ना 1854 में कॉटन मिल होती है। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम देखें तो जैसा कि हमने देखा था कि हमारे यहाँ क्या होता है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे बाहर वाली कंपनी आती है, हमारे रूल करके चली जाती है। तो हम मोस्टली इंडस्ट्री वगैरह जो होती है, प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा नहीं होता है, बाहर वाले लोगों पे ज़्यादा हम फोकस नहीं करते। तो जो भी होता है हमारे देश की इंटरनल होता है, मतलब इंटरनली ही हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज लगाने को प्रीफर करते हैं। बट अब देखिए हम क्या करते हैं, इंटरनल मतलब हमारे देश में ही जो होगा, इंडस्ट्रीज होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, जो भी होगा हमारे देश में होगा। लेकिन हमारे यहाँ उस टाइम पे लोगों के पास इतना पैसा तो नहीं होता है, क्योंकि जस्ट देश जब आज़ाद हुआ था तब हमारे देश में काफ़ी गरीबी थी, इतनी एजुकेशन भी हायर लेवल की नहीं थी, इलिटरेसी थी कि लोग क्या करें, और ना उनके पास इतना पैसा था कि वो इन्वेस्ट करके खुद इंडस्ट्री लगाए। तो मोस्टली जो इंडस्ट्री वगैरह हुआ करती थी वो हुआ करती थी पब्लिक सेक्टर की, मतलब गवर्नमेंट जो है उनके पास हुआ करता था सारा। प्लान इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड लाइसेंस राज, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी को हमने अपनाया था। स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस था हमारे यहाँ स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। स्टेट लेड मतलब जो स्टेट मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, ओन करेगी इंडस्ट्रीज को, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको कौन लेड करेगा, गवर्नमेंट। उसके बाद हम 5 ईयर प्लान जो भी स्टार्ट करते हैं 1951 से स्टार्ट होता है। तो पहले तो हम एग्रीकल्चर पे फोकस करते पहले प्लान में, फिर हम सेकंड में कैसे स्टार्ट कर देते फोकस करना, इंडस्ट्री के ऊपर फोकस कर देते। लेकिन कौन सी इंडस्ट्रीज, जो गवर्नमेंट लगाती है। हमारे प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट जो था वो क्या था, बहुत कम था इंडस्ट्री में अगर हम देखें। लेकिन आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म आफ्टर 1991, देखो लिबरलाइजेशन एरा आ जाता 1991 के बाद, तो हमारे कई सारे रिफॉर्म होते। जो पहले लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल हुआ करता था, उसकी पॉलिसी को इजी कर दिया जाता है, ताकि लोगों को आसानी से लाइसेंस मिल सके, कोई भी इंडस्ट्री वो क्या कर सके, स्टार्ट कर सके। तो लाइसेंस मिलना ईजी हो गया था, लोगों को इंडस्ट्री स्टार्ट करना लोगों के लिए ईजी हो गया था। उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हुए, तो उससे एक तो लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ। तो लिबरलाइजेशन से लाइसेंस मिलना इजी हो गया, प्राइवेटाइजेशन से जो गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा था उसको थोड़ा कम करके प्राइवेट जो पर्सन है उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लग गई। एंड ग्लोबलाइजेशन से बाहर का हमारा एफडीआई भी इंक्रीज हो गया, बाहर हमारा ट्रेड इंक्रीज हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इंडस्ट्रीज़ क्या हो गई, बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन का हमारे यहाँ इवोल्यूशन हुआ, और उसी की वजह से हमारी जो इकोनॉमी है अभी क्या कर रही है, इतनी ग्रो कर रही है। अगर हम एडवांटेज देखें, देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्या क्या फायदे हो सकते हैं अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होता है। तो एक तो कंज्यूमर डिमांड, देखो लोगों के पास सर्विस सेक्टर जो है, लोगों के पास जॉब होगी, पैसे आएंगे, लोगों के पास जितने ज़्यादा पैसे आएंगे वो क्या करेंगे, उससे डिमांड क्रिएट करेंगे मार्केट में। देखो पैसे मतलब डिमांड कब क्रिएट करते हैं कोई भी, जब उनके पास पैसा होता है। पैसा कब होगा, जब उनके पास जॉब होगी, किसी भी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में अगर उनके पास जॉब रहेगी तो डिमांड क्रिएट करेंगे मार्केट में। डिमांड क्रिएट करेंगे तो चीज़ें का सप्लाई इंक्रीज होगी। सप्लाई इंक्रीज कब होगा, जब चीज़ों का प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन कहाँ होगा,
इंडस्ट्री में होगा। तो इसी तरीके से मतलब ये क्या है, दोनों चीजें मिक्स है। सर्विस सेक्टर जॉब प्रोवाइड करवाता है, उनकी इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ेगी तो वो पैसा लगाएंगे, मतलब डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो सप्लाई इंक्रीज करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में चीज़ों को बनाना पड़ेगा, मतलब इस तरीके से चलता है। उसका इकोनॉमिक ग्रोथ देखो, जो इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी में, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज चलती है तो इससे जो भी रेवेन्यू मिलता है, जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है, उसके अलावा भी मतलब जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर की इंडस्ट्रीज है उसका जो भी रेवेन्यू होता है डायरेक्टली इट कॉन्ट्रीब्यूट्स इन अवर इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद जो डिपेंडेंस है हमारे एग्रीकल्चर पे, उसको भी क्या कर देता है, ये कम कर देता है। मतलब मोस्टली जो एग्रीकल्चर में जो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है लोगों का, वहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वाली कई सारी सिचुएशन होती है, तो उन सब चीज़ों को कम करके क्या कर देता है, इकोनॉमी को डाइवर्स कर देता है। मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, सर्विस सेक्टर, इन सेक्टर्स में भी लोग ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, देखिए इंडस्ट्री होगी तो वहाँ पे स्किल्ड लेबर भी और अनस्किल्ड लेबर भी, दोनों को क्या मिलेगा, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जैसे अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बात करें, मतलब जो बिजनेसमैन हो गए, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे जो स्किल्ड लोग हैं जिनके पास स्किल्स अच्छी है तो वो बड़ी मतलब जो सर्विस सेक्टर है, आईटी सेक्टर्स हो गए, इन सब में काम करेंगे। वहीं जो अनस्किल्ड लेबर है तो वहाँ पे जो वर्कर होते हैं जो काम करते हैं वो वहाँ पे काम करेंगे। तो फैक्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ये सारी सर्विस में कई सारी जॉब्स होती है, मतलब मिलियंस ऑफ जॉब क्रिएट करता है। उसका दोनों को मिलती है, स्किल्ड लोगों को भी, मतलब एजुकेटेड प्रोफेशनल्स भी और लेबरर्स भी, दोनों को क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। उसका कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपर्टाइज, देखिए जैसे सर्विस सेक्टर का भी इंक्रीज होना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी इंक्रीज होना। जो सर्विस सेक्टर वाले लोग हैं वो कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक तरीके से हेल्प प्रोवाइड करवा रहे हैं किसको, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। किस तरीके से, जैसे कोई सी भी इंडस्ट्री बनी, उसके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना है, मतलब आपको उसको प्रचार प्रसार करना है, तो जो सर्विस सेक्टर वाले होंगे वो डिजाइन करेंगे उसका पेम्पलेट किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से हमें प्रोवाइड करवाना है। टेलीविजन के थ्रू अगर वो प्रोवाइड, मतलब वो एड प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये सब काम किसका है, सर्विस सेक्टर का। मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, एक तरीके से एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। डिजाइन करना, किसी प्रोडक्ट के डिजाइन बनाना भी वो तो सर्विस का काम है ना। सर्विस सेक्टर मतलब किस तरीके से डिजाइन तैयार करना है, डिजाइन बन रही है, मतलब जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग का काम है, इंडस्ट्री का काम है, लेकिन उसके पहले डिजाइन तैयार करना, उसके बारे में पेम्पलेट्स तैयार करना, सोचना, कंप्यूटर वाला काम, ये सब सर्विस सेक्टर का काम हो जाता है। तो ये करता है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मतलब सर्विस कैन प्रोवाइड मैन्युफैक्चरिंग विथ वैल्यूएबल डेटा इनसाइट्स। एक तो जैसे डेटा एनालिटिक्स वाला काम हो गया कि किस मार्केट में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, वो उसका एनालिसिस करना, कौन सा प्रोडक्ट कितना बन रहा है, कौन सा प्रोडक्ट खराब बन रहा है, उसका एनालिसिस करना। और लार्ज लेवल पे जो डेटा का एनालिसिस होता है वो किसकी हेल्प से होता है, सर्विस सेक्टर की हेल्प से होता है। कंज्यूमर की क्या प्रेफरेंस है, मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसी सप्लाई चेन चल रही है, ये सब सर्विस सेक्टर हेल्प करता है किसको, इंडस्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। उसके बाद इनकरेजमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, देखो जैसे स्टार्टअप हमारा कई सारे लिबरलाइजेशन जैसे ही आता है, कई सारे प्राइवेट, मतलब लिबरलाइजेशन आने की वजह से कई सारे प्राइवेट पर्सन जो रहते हैं अपने छोटे छोटे स्टार्टअप्स स्टार्ट कर देते हैं, मतलब स्टार्टअप स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद एमएसएमई जो है ये भी क्या, मतलब इनका भी ह्यूज रोल है हमारे यहाँ की एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में भी, और जो रूरल एरियाज हो गए, जो छोटे एरियाज हो गए, उनके डेवलपमेंट में भी। उसके बाद इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, देखिए जितने ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स रहेंगे, अवेलेबिलिटी रहेगी, अफोर्डेबल प्रोडक्ट रहेंगे लोगों के पास पैसा रहेगा, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। मॉडर्न एमिनिटीज़ जैसे कि कई सारी फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें उनको फैसिलिटी मिलना स्टार्ट हो जाती है अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन किसी जगह पे होता है। वहीं अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, बिकॉज एवरीथिंग विच हैज़ प्रोज इट हैज़ कॉन्स एज वेल, तो अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो पहला क्या है, अर्बन प्रॉब्लम्स एंड ओवर क्राउडिंग। देखिए अगर ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन ओवर हो जाता है, लोग ज़्यादा क्या करेंगे, वहाँ पे शिफ्ट करना, मतलब जहाँ पे उनको जॉब मिल रही है, जहाँ पे चीज़ें आसानी से मिल रही है, वहाँ पे ज़्यादा जाना पसंद करेंगे। मतलब वहाँ पे तो क्या हो जाएगा, जो अर्बन है एरियाज जो है वहाँ पे कहीं ज़्यादा मतलब भीड़ हो जाएगी, तो कैसे हो जाएंगे, स्लम्स बन जाएंगे, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा उस जगह पे, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ खत्म हो जाएगी। उसके बाद रिसोर्सेज जो है जैसे वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक सर्विस, इन सब पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि अगर लोग बहुत ज़्यादा रहेंगे, भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी, रिसोर्सेज तो वही है, लिमिटेड है, तो उस जगह पे प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो ये एक उसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद इनकम इनइक्वालिटी, अगर हम देखें तो इंडस्ट्री जो होती है, जो बड़े बड़े लोग हैं उनको तो अच्छे से फ़ायदा प्रोवाइड करती है। जैसे किसी कंपनी का, इंडस्ट्री का अगर फ़ायदा होता है तो जो उसके ओनर्स रहेंगे उनको तो प्रॉफिट मिलेगा, वो कई जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन जो लेबरर्स है, जो वर्कर्स है,
उनका इतना ज़्यादा फायदा नहीं हो पाता है, उनकी जो वेजेस मिल रहे हैं उनको वही मिलते हैं। तो वो क्या लाता है, एक तरीके से इनकम इनक्वालिटी लाता है। उसके बाद रीजनल भी कुछ रीजन से, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज, एडवांस इंडस्ट्रीज है। वहीं अगर हम कुछ एरियाज देखें, बिहार, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट, तो वहाँ पे बहुत कम लेवल पे, मतलब बहुत कम इंडस्ट्रीज मिल पाती है। इसका एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, कई सारे ऐसे वर्क है जहाँ पे पुअर वर्किंग कंडीशन रहती है, जैसे इनफॉर्मल सेक्टर्स जो हो गए, माइनिंग सेक्टर्स जो हो गए, तो वहाँ पे कई मतलब बहुत बार वर्कर्स को पूरे दिन काम करना पड़ता है, फिर भी वहाँ पे वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं रहती है, उनके हेल्थ को अफेक्ट करता है, पुअर फैसिलिटीज अवेलेबल रहती है, फिर भी उनको लो वेजेस मिलते हैं, पूरा दिन काम करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से, तो उनके वर्किंग कंडीशन जो है मतलब क्या है, पुअर है। कई बार चाइल्ड जो होते हैं हमारे, अगर आप देखिए कई सारे इनफॉर्मल सेक्टर में स्टिल मतलब चाइल्ड लेबर जो है काम करते हैं, मतलब चाइल्ड जो है एज अ लेबर काम करते हैं कई सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और इनफॉर्मल सेक्टर्स में। उसका डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, जो हमारी पुरानी कॉटेज इंडस्ट्रीज जो थी, हाथ से चीज़ें बनाई जाती थी, तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगने की वजह से जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें थी उनकी वैल्यू क्या हो गई, अब मार्केट में कम हो गई, कोई खरीदना प्रेफर नहीं करता है। तो मास प्रोडक्शन की वजह से आर्टिसन, वीवर्स, स्मॉल लोकल प्रोड्यूसर्स वो सब खत्म हो गए। उसके बाद कल्चरल, जो मतलब ट्रेडिशनल स्किल्स थी, कल्चर हेरिटेज था, धीरे धीरे मतलब मॉडर्न प्रोडक्ट जो है उसको क्या करते जा रहे हैं, रिप्लेस करते जा रहे हैं जो हमारे पुराने प्रोडक्ट्स थे। तो ये सब है, जैसे कि पहले कई सारी चीज़ें हैं, जैसे वो लकड़ी की चीज़ों में वो काम किया जाता था, कई सारे बर्तन जो है पुराने तरीके से, अभी लोग नए नए जो हो गए ग्लास की चीज़ें यूज़ करते हैं, प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करते हैं। तो पुरानी जो हमारी चीज़ें हुआ करती थी, मतलब जो मेटल हुआ करते थे, उन चीज़ों को रिप्लेस करके भी प्लास्टिक रिप्लेस करा है। ग्लास से आप जैसे अभी ग्लास से वो पानी पीना ज़्यादा पसंद करते हैं, पहले जो तांबे का लोटा होता था उससे पीते थे। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें जो कि क्या हो रही है, रिप्लेस हो रही है। इसके अलावा भी जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा है उसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि क्या इंक्रीज कर रहा है, हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन इंक्रीज कर रहा है। मतलब जैसे जितनी इंडस्ट्री होगी बिना धुआं निकाले तो वो चल नहीं पाएगी। सारी इंडस्ट्री देख लो, इसमें अगर हम जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज की बात करें जो हार्मफुल गैसेस ज़्यादा रिलीज करती है, तो वो हमारे इन्वायरमेंट में क्या कर रही है, पॉल्यूशन कर रही है, ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हो रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, कार्बन कैप्चरिंग, जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप होती जा रही है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रहा है और डायरेक्टली इम्पेक्ट कर रहा है हमारे क्लाइमेट चेंज पे। मतलब अभी जो हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट, कभी बारिश हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, कभी ठंड पड़ जाती है, और मतलब जो भी जो ग्लेशियर से मेल्ट होते जा रहे हैं, ओशन लेवल राइज कर रहे हैं, कई सारी स्पीशीज माइग्रेट कर रही है, कई सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती जा रही है। ये सब इफेक्ट किस चीज़ का है, क्लाइमेट चेंज का है। और ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है वो इम्पेक्ट करता है किसको, क्लाइमेट चेंज को। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। इसका अगर हम वे फॉरवर्ड देखें तो हमें और क्या करना चाहिए, ठीक है, हमें डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो 4.0, मतलब इस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन को और एडवांस बनाना है, मॉडर्न बनाना है। किस तरीके से, देखो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, मतलब और डिजिटल ट्विंस, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब मोस्टली हमें चीज़ें को क्या कर देना है, इंटरनेट से कनेक्ट कर देना है। कम्युनिकेशन हो गया आपका, जितने भी चीज़ें हैं मतलब सबको एक जगह कनेक्ट हो जाए सारी चीज़ें। इन डेटा का एनालिसिस जो है, लार्ज लेवल पे डेटा का एनालिसिस हो, आप एआई का यूज़ करें, उससे क्या हो जाएगा, जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है वो क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मतलब पावर जनरेशन करना, कहीं से पावर जनरेशन करना, रिन्यूएबल एनर्जी से। उसका ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर का, ताकि आपकी जो पावर सप्लाई मतलब ये सब क्या हो जाए, कोई से भी चीज़ों को इधर से उधर ले जाना ईजी हो जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तो ट्रांसपोर्टेशन क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। अगर रेल की कनेक्टिविटी रहेगी, रोड की रहेगी, आपकी रेलवे की रहेगी, तो उससे क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगी सारी चीज़ें, रोड, रेलवे, पोर्ट्स की कनेक्टिविटी। उसके बाद हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्ट होना, ताकि जो भी लोग हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन ईजी हो पाए, इंडस्ट्रीज कम्युनिकेशन क्या हो जाए, ईजी हो पाए। तो इससे थोड़ी फैसिलिटी प्रोवाइड अगर होगी, उनको फैसिलिटीज़ रहेगी तो ज़्यादा अच्छे से काम हो गई चीज़ें। रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमें जो मतलब जो ऐसे मॉडल्स लाना चाहिए जो कि रूरल एरियाज में भी इंडस्ट्रीज को डेवलप करे। अब देखिएगा रूरल एरियाज में आपको कभी भी इंडस्ट्री नहीं मिलती है, बहुत रेयर ही कहीं होगा जहाँ पे मिल जाए, बाकी जनरली नहीं मिलती है। तो ऐसे मॉडल्स लाए जाए कि रूरल एरियाज में भी इंडस्ट्रीज आए, ताकि जो हमारी प्रॉब्लम है ना रिलेटेड टू डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि एक खेत में, मतलब जैसे आप देखिए खेत, अगर घर में बहुत सारे लोग हैं, सभी एक ही खेत में काम करते रहते हैं, जो भी खेत में काम रहेगा, तो वो जैसे 10 लोग हैं एक घर में, जॉइंट फैमिली है, 10-12 लोग रहते साथ में,
तो एक कर खेत में कोई जा रहे हैं तो वहां पे देखिए 2 लोग अगर काम करेंगे तो भी प्रोडक्शन तो इतना ही होगा इतने खेत में से, और 10 लोग काम कर रहे हैं तो भी वही प्रोडक्शन हो रहा है। तो क्यों ना जो 8 लोग यूं ही वहीं पे काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन इतना ही हो रहा है, वो 8 लोग इंडस्ट्री में जाके काम करें ताकि उनकी क्या हो सके, इनकम इंक्रीज हो सके। तो हमें रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले मॉडल्स को लाना है ताकि डिसेंट्रलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर मतलब कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस, मतलब रूरल एरियाज में हमको एम्पावर करना है वहाँ के लोगों को कि वहाँ पे भी इंडस्ट्री वगैरह बन सके, लोकल आर्टिसंस को एम्पावर कर सके। फिर बायो बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इंडिया के पास पोटेंशियल है कि बायो बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, जैसे हमारे रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स हो गए, बायो मटेरियल्स हो गए, कई सारे बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस हो गई, ताकि हम जो बायो इकोनॉमी है उसको प्रमोट कर सके। मतलब हार्मफुल जो फॉसिल फ्यूल हो गया, इन चीज़ों का यूज़ करने की बजाय हम किस चीज़ का यूज़ करें, बायो जो जिससे जो रिलेटेड होती है, मतलब बायो इकोनॉमी को हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। क्योंकि हमारे देखो एनिमल से फीड स्टॉक मतलब कई सारा हो जाता है, मतलब खेतों से एग्रीकल्चर से कई सारा प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उसकी हेल्प से मतलब हम क्या कर सकते हैं, कई चीज़ों का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसका यही अगर हम देखें कि इंडिया की जो हमने देखा है कि इंडिया की इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है, कई सारी चीज़ों में इंडिया ने प्रोडक्शन किया है। उसके अलावा हमने कई सारे इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए, जैसे PLI स्कीम हो गया, मेक इन इंडिया स्कीम हो गया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ऐसे कई सारे जो स्कीम्स हैं, इनकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, हमारे देश में प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, मतलब हमारे इंडस्ट्रीज बन रही है। ऐसे कई सारी इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल के सेक्टर में इंडिया काफ़ी आगे है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो काफ़ी आगे है। ये चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, हमारे ही देश में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये देखा हमने कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, क्या होता है, कैसे होता है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद।